नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 की पुस्तक है जो राजस्थान बोर्ड की ओर से संचालित है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इसके बारे में पहले हमने वीडियो बना चुके हैं, लेकिन कई मित्रों के पास ये पुस्तक है और कईयों के पास नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं इस किताब में से कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उन्हें आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए, पहला अध्याय है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक पेज का ही वीडियो है और इसके अंदर आपको 3 से 4 प्रश्न मिल जाएंगे, वो जो आगे काफी एग्जाम में पूछे गए हैं और भी पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। तो दोस्तों, 1949 से पहले राजस्थान नाम की कोई भौगोलिक इकाई नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉम्स ने इस भूभाग के लिए राजपुतान शब्द का प्रयोग किया था। तो दोस्तों, एक प्रश्न यहां पर भी बनता है, सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा जॉर्ज थॉम्स। और कब किया? 1800 ईस्वी में। तो ये एक प्रश्न यहां पर बनता है। और उसके बाद में है, इसके बाद 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा था। तो दोस्तों, यहां पर एक प्रश्न और बनता है, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया? तो वह है आपका 1829 ईस्वी में। और किस पुस्तक में किया? ये पुस्तक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस पुस्तक के लेखक का नाम भी पूछा जाता है, तो भी इसका लेखक है कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था कर्नल जेम्स टोड ने। और उसके बाद देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इस प्रदेश का नाम राजस्थान रखा गया। जब एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी तो 30 मार्च 1949 को है, तो इस प्रदेश का सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रख दिया गया था। फिर है, प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहां पर बसी जातियों के नाम से जाने जाते थे। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आया है, यानी ऋग्वेद में कई ऐसे प्रदेश है राजस्थान के प्राचीन जिसका उल्लेख ऋग्वेद में आया है। दोस्तों, यहां पर भी एक प्रश्न बन सकता है, जैसे बात करते हैं जैसे मरु, धनवे, जांगल, मत्स्य, सूरसेन, यानी इन प्रदेशों का नाम ऋग्वेद में हुआ। राजस्थान के किन प्राचीन प्रदेशों का नाम ऋग्वेद में उनका उल्लेख हुआ है? तो आप देखेंगे, एक तो अपना मरु, धनवे, जांगल, मत्स्य और शूरसेन, इन 5 क्षेत्रों का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है। मरु और धनवे दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में से मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहां शमी, केर, पिल्लू आदि होते थे, यानी ये वृक्ष होते थे, उस क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहते थे। बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। तो दोस्तों, यहां पर प्रश्न बनता है, जांगल देश किसको कहा जाता था? तो बीकानेर, नागौर और उनके आसपास का क्षेत्र है, उन्हें जांगल देश कहलाता था। दोस्तों, अभी वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आगे 3 से 4 प्रश्न सिर्फ 2 या 3 लाइनों के अंदर पढ़े हैं। फिर है मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है। वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। तो मत्स्य क्षेत्र का भी पूछा जाता है, जिसका उल्लेख महाभारत में राजस्थान के किस प्राचीन जनपद या किस प्रदेश का उल्लेख हुआ है? तो वह है मत्स्य। और ये कहां कहां पर विस्तृत था? ये जयपुर, अलवर और भरतपुर में, और इसकी राजधानी विराटनगर थी। तो पूछा जाता, मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन थी? विराटनगर।
अब अगला प्रश्न, भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भूभाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित है। यानी मथुरा से भरतपुर के जो क्षेत्र हैं जो मथुरा से सटे हुए हैं, और धौलपुर और करौली के अधिकांश क्षेत्र हैं जो प्राचीन काल में सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था, महाभारत में भी इसका उल्लेख हुआ है। फिर है, यहां पर काफी प्रश्न आते हैं, अगले पेज में भी और आएंगे। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। जैसे माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था। जैसे प्रतापगढ़ का भूभाग है जो माही नदी के आसपास है, वह कांठल कहलाता था, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे अर्थात कांठे पर स्थित था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता था। तो दोस्तों एक प्रश्न यहां पर बनता है कि 56 का मैदान किन जिलों में स्थित है, तो वह है अपना प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। जो 56 गांवों का समूह है या 56 नदी नालों का समूह है, इसलिए इसको 56 का मैदान कहते हैं। अभी अगले जैसे मैं पेज घुमाता हूं, 3 लाइनें, उसमें कम से कम 2 या 3 प्रश्न आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो अब देखेंगे आप, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण उपरमाल के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों एक प्रश्न यहां पर बनता है, उपरमाल के नाम से किसे जाना जाता था? तो ऑप्शन में आपके आते हैं भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र, या ऑप्शन हो भी आएंगे। तो आपका उपरमाल कहलाता है भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठारी क्षेत्र है, वह प्राचीन काल में उपरमाल के नाम से जाना जाता था। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता था। तो गिरवा, यह प्रश्न आपके यहां पर ऐसे बनता है, उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण किस नाम से जाना जाता था? तो वह आपका आ जाएगा गिरवा प्रदेश, गिरवा। फिर है लास्ट में, जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था, यहां पर भी प्रश्न बन सकता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बांगड़ कहलाता था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो प्राचीन कालीन क्षेत्र था वह बांगड़ कहलाता था। कोटा और बूंदी का प्रदेश हड़ौती नाम से प्रसिद्ध था। शिकर, झुंझुनू व चुरू का क्षेत्र शेखावटी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस किताब के एक एक पृष्ठ पर बहुत से सवाल सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, और पीछे भी एग्जाम्स में आए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी आते रहेंगे। तो इसलिए अगर 9वीं और 10वीं क्लास की आपके पास ये पुस्तकें हैं, राजस्थान बोर्ड की तरफ से लागू हैं, ये हैं, तो आप इन्हें जरूर पढ़ें। अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए इनमें से काफी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों के वीडियो आप लोगों के लिए बना सकता हूं। अगर आप कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। और ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें ये किताबें प्राप्त करने की, और इन्हें आप पढ़ें। और भी कोई सवाल मन में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।